नादर भट्ट मुझे एक फ़ौजी अफसर के पास ले गए, जिसने मुझे फार्म गेट वाले मफरूर शर्पसंद पाकिस्तानी दुश्मन हिंदू बंगाली की दुकान अलाट कर दी। कुछ रकम का चेक मुआवजे के तौर पर भट्ट साहब ने लिख कर दे दिया। वो मुझे लेकर नवादरात की दुकान पर गए। हमारे साथ चंद फौजी अफसर भी थे। दुकान का कब्जा मुझे दे दिया गया। दुकान आधी लूटी जा चुकी थी, फिर भी इसमें कांसी के कीमती थाल, गुलदान, कलीन और दूसरे नवादरात मौजूद थे। मैंने एक बाहरी लड़का नौकर रख लिया और कारोबार शुरू कर दिया। हालात चूंकि मामूल पर आ चुके थे, इसलिए दुकान चल निकली। देखते ही देखते मेरी आमदनी में इजाफा होता गया। नवादरात का सामान ज़्यादातर मिनामती और चिटागंग के शहरों से आता था, मगर वहाँ हालात बहुत कशीदा थे। हमारी फ़ौज मुक्ति बाहिनी और भारतीय कमांडोज के खिलाफ ज़बरदस्त गुरिल्ला जंग लड़ने में मसरूफ़ थी। इस वजह से इन शहरों से नवादरात का सिलसिला मुनक़ता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। भट्ट साहब ने मेरी दुकान पर कलीन लाकर डाल दिए। मैंने इन कालीनों की तजारत शुरू कर दी। इस तजारत ने चंद महीनों में ही मुझे माला माल कर दिया। दौलत की रेल पेल हो गई। मैंने एयर कंडीशन गाड़ी रख ली। ढाका के फैशनेबल इलाके गुलशन में एक छोटी सी पुरफजा कोठी खरीद ली। भट्ट साहब कभी कभी मुझे नसीहत करते कि मैं रुपया बेदरे खर्च करने के बजाय बचा कर रखा करूं। भट्ट साहब का कारोबार मुझसे 10 कदम आगे था और वो लाखों में खेल रहे थे, मगर वो बड़े कफायशार थे और इन्होंने अपनी सारी दौलत कराची के एक गैर मुल्की बैंक में जमा करवा रखी थी। मेरा कौन था जिसके लिए दौलत बचा बचा कर रखता। चनाचा मुझ पर इनकी नसीहत का कोई असर ना हुआ और मैं अयाशों में पड़ गया। मेरे अंदर का जफाकश कमांडो शेर पंजाब फिर गहरी नींद सो गया था। सरहदी इलाकों में सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी। हम इस सूरत हाल से बेखबर थे। कभी कभी इस किस्म की अफवाहें ज़रूर सुनते कि भारतीय फौज सादा लिबास में मशरक़ी पाकिस्तान की सरहदों में घुस आई है और मुक्ति बाहिनी के शाना बशाना लड़ रही है। एक बार ये अफवाह सुनी कि राजशाही में पाकिस्तानी फौज की एक पूरी कंपनी को मुक्ति बाहिनी वालों ने शहीद कर दिया है, लेकिन मगरबी पाकिस्तान से बाकायदा कमक पहुंच रही थी। इसलिए हम अपनी जगह मुतमिन थे और ज़िंदगी का कारोबार मामूल के मुताबिक हो रहा था। अगस्त सितंबर में ढाका मूसलाधार बारिशों की जद में होता है। मैंने अपनी गुलशन वाली कोठी में ज़िंदगी की हर आसाइश जमा कर रखी थी। कौन सी ऐसी नेमत थी जो मेरे पास नहीं थी। शोरूम पर मेरा मैनेजर और दूसरे नौकर बैठते थे। मेरा ज़्यादा वक्त अपनी कोठी के एयर कंडीशन कमरे में म्यूज़िक सुनते, प्रोजेक्टर पर गैर मुल्की फिल्में देखते और ऊंची सोसाइटी की खवातीन की दावतें करते गुजरता था। मैं जो कमाता उसे उड़ा देता था। अक्टूबर का महीना आया तो सरहदी शहरों से तशवीश अंगेज खबर आने लगी। मुक्ति बाहिनी की तकरीबी सरगर्मियां एक बार फिर शुरू हो गईं। अगरचे ढाका में अमन अमान था, मगर दूसरे शहरों में हालात बदतर होते जा रहे थे और वहां से एक बार फिर गैर बंगालियों की हिजरत शुरू हो गई थी। एक रात भट्ट साहब मेरे पास आए। वो कुछ परेशान थे। इन्होंने बताया कि सियासतदानों की नासमझी और खुदगर्जी की वजह से मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं। फ़ज़ा में कोई बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है और सरहदों पर हमारी फ़ौज कसम पुरसी के आलम में अपनी बका की जंग लड़ रही है। मैं भी फिक्रमंद हुआ और फ़ौरन तजवीज़ पेश की कि हमें सारा कारोबार ठिकाने लगा कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। भट्ट साहब हंस पड़े। देखा माल कितना प्यारा होता है, बरखुदार अभी हालात इस मकाम तक नहीं पहुँचे और पहुँचेंगे भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ एक काम करो जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तमाम अदायगियाँ रोक दो और वसूलियाँ शुरू कर दो। सारा रुपया किसी गैर मुल्की बैंक में जमा करा दो। मैंने भट्ट साहब की तजवीज़ पर अमल शुरू कर दिया। 10-15 रोज़ के अंदर अंदर मैंने मार्केट में जितना सरमाया फैला हुआ था, इसमें से तकरीबन आधा इकट्ठा कर लिया। जब इसे अपने बैंक से निकलवा कर एक गैर मुल्की बैंक में जमा करवाने की कोशिश की तो मेरे बैंक की बंगला शाख ने रुपया गैर मुल्की बैंक में मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मैं बैंक के खिलाफ नोटिस भिजवाने की तैयारियां कर रहा था कि मगरबी पाकिस्तानी की सरहद पर भारत ने हमला कर दिया। मगरबी पाकिस्तान में बाकायदा जंग शुरू हो गई।
ढाका में पाकिस्तान के हक में और इसके खिलाफ मुजाहरे होने लगे। मशरकी पाकिस्तान के मुहब्ब वतन लोगों का ख्याल था कि जंग सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के महाज पर हो रही है, इसलिए मशरकी पाकिस्तान के महाज पर भारत की कार्रवाइयां कमजोर पड़ जाएंगी और पाकिस्तानी फौज सरहदों को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएगी। भारत अब ये चाहता था कि किसी तरह मशरकी पाकिस्तान पर भी जंग का ऐलान कर दिया जाए। आखिर इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और मशरकी पाकिस्तान ने भी ऐलान जंग कर दिया। भारत ने मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई रास्ता मुनक़ता कर दिया। हमारे फौज मशरकी पाकिस्तान में मसूर होकर रह गई, फिर भी हमारे बहादुर जवान हर महाज पर बारी यलगार को रोक रहे थे और अपनी जानों के नजराने दे रहे थे। ढाका पर 3 दिसंबर को भारतीय बमबारों ने बम गिराए। हमारे लड़ाका तैयारों ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए और 1 घंटे बाद कोलकाता के फौजी हवाई अड्डे पर खड़े भारतीय तैयारों को भस्म करके रख दिया। हमारे पास बमबार और लड़ाका तैयारों की कमी थी। अगर तैयारा मार गिराया जाता तो इसकी जगह लेने वाला कोई तैयारा नहीं था। मैंने ढाका के आसमान पर अपने 2 सीबर तैयारों को भारत के 8 तैयारों से लड़ते और इन्हें गिराते देखा। मशरकी महाजों की हालत नागुफ्ताबा होनी शुरू हो गई। शरपसंदों ने दोबारा कत्ल-गारत शुरू कर दी। मैं गुलशन वाली कोठी अपने बंगाली नौकरों के हवाले करके मोहम्मदपुर में भट्ट साहब के मकान में आ गया था। भारतीय तोपों की रेंज कम हो रही थी। ढाका एयरपोर्ट और छावनी के इलाकों पर बम और रॉकेट ओलों की तरह बरसते थे। रात के वक्त इंडियन एयरफोर्स की बमबारी शदीद हो जाती थी। 10 दिसंबर को ढाका एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारों ने मुसलसल बमबारी करके इसे बिल्कुल नकारा बना दिया। अब हमारी फौज फजाइया की मदद के बगैर लड़ रही थी। शरपसंद बंगाली और मुक्ति बाहिनी गिरोह तखरीबी कार्रवाइयों में सरगर्म थे। तेल के जखीरे और पुल उड़ाए जा रहे थे। मुहाज पर लड़ती फौज की सप्लाई लाइन काटी जा रही थी। आगे दुश्मन था, पीछे तकरीब कार मुक्ति बाहिनी और शरपसिंदों के तकरीबी गिरोह थे। फिर भी हमारा जो बहादुर सिपाही जिस मकाम पर था वहां डट कर मुकाबला कर रहा था। 11 दिसंबर को भारत ने ढाका से 30 मील दूर शमाल में हेलीकॉप्टरों के जरिए फौज भिजवाना शुरू कर दी। 14 दिसंबर को ढाका गवर्नमेंट हाउस पर बम गिरे। इसके साथ ही हमारे इलाके में ये बात फैल गई कि फौजी हेडक्वार्टर और दूसरी सरकारी दफ्तरों में तमाम फाइलें जलाई जा रही हैं। हम एक बार फिर मोहम्मदपुर में कैद होकर रह गए थे। हालात बेहद नाजुक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे थे। 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी रात को किसी भारी तैयारे ने ढाका पर बम गिरा दिया। चारों तरफ एक अजीब सा हिजान खेज साकूत तारी था। हम में से कोई भी रात को नहीं सोता था। भट्ट साहब ने एक अक्लमंदी की थी। फौजी ऑपरेशन के बाद जैसे ही हालात कुछ बेहतर हुए, इन्होंने अपनी फैमिली को ब्लैक में टिकट खरीद कर खामोशी से जहाज में कराची रवाना कर दिया था। मेरा ख्याल है कि मशरकी पाकिस्तान से कराची जाने वाला शायद वो आखिरी मुसाफिर बरदार जहाज था। 15 और 16 की रात बड़ी पुरअसरार और डरावनी रात थी। एक ऐसी खामोशी चारों तरफ छाई थी जो किसी जबरदस्त तूफान की आमद का पेश खैमा था। हम में से कोई एक दूसरे से ये वो बात कहने की जुरात नहीं कर रहा था जो हम सबके दिलों में थी। भट्ट साहब के दोनों गैर बंगाली नौकर चुपचाप कोने में दबके बैठे थे। कमरे में अंधेरा था, बिजली कई रोज से गायब थी और हम रात को मोमबत्तियां जलाकर बंद कमरों में बैठे रहते थे। सुबह सुबह बीबीसी ने पहली रूह फरसा खबर यह सुनाई कि मशरकी पाकिस्तान में हमारी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। हमें अपने कामों पर यकीन नहीं आ रहा था। भट्ट साहब ने गुस्से में कहा, बीबीसी झूठ बोलता है, इस्लामाबाद लगाओ। मगर इस्लामाबाद नहीं आता था। दिल्ली लगाया तो वहां से भी यही अंदुनाक खबर सुनाई गई। बाहरी नौकर फूट फूट कर रोने लगे। भट्ट साहब ने इन्हें डांट कर चुप करा दिया। बांग्लादेश रेडियो ने भी अपनी अंग्रेजी के बुलेटिन में सबसे पहले यही खबर की कि मशरकी पाकिस्तान में फौज ने हथियार डाल दिए हैं और तमाम महाजों पर जंगबंदी हो गई है। हम सकते में रह गए। फौरन ही हेलीकॉप्टरों की एक कतार गड़गड़ाती हुई ऊपर से गुजर गई। इसके साथ ही मुक्ति बाहिनी ढाका में दाखिल हो गए। फायरिंग और जिये बंगला के नारे गूंजने लगे।
शरपसंद बंगालियों ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर कत्लेआम शुरू कर दिया। गैर बंगाली आबादियों में खून की नदियां बहने लगीं। बंगाली रेजिमेंटें भारतीय फौज के साथ बहारियों की बस्ती मीरपुर में दाखिल होने लगे तो इन पर गोलियों की बौछार हो गई। फौज ने शहर की बिजली और पानी काट दिया। फिर भारतीय तैयारों ने बस्ती पर बम गिराए और भारतीय फौजी और मुक्ति बाहिनी वाले मीरपुर में दाखिल हो गए और खून रेजी का बाजार गर्म हो गया। गैर बंगालियों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला जाता, फिर इनकी आंखें संगीनों से फोड़ी जाती, फिर इन्हें कत्ल कर दिया जाता। सिर्फ मीरपुर के 1 नंबर से 6 सेक्शन तक 30,000 लड़कियां अगवा की गई। बूढ़ों और जवान मर्दों को गोली मार दी गई। बच्चों और बूढ़ी औरतों को खतरनाक जंगलों में भूखा प्यासा मरने या दरिंदों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया। इस दौरान में हमारी मोहम्मदपुर बस्ती भी मुक्ति बाहिनी की दरिंदगियों की अमागाह बनी रही। अभी हमारी बारी नहीं आई थी। हम बस्ती से बाहर नहीं जा सकते थे। भट्ट साहब और मैं अपने गोरे रंग और कद काठ की वजह से फौरन पहचाने जा सकते थे कि हम बंगाली नहीं बल्कि पंजाबी हैं और शहर के गली कोचों में पंजाबियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। इनकी आंखें निकाली जा रही थी। इकबाल स्कूल की कत्लगाह में एक पंजाबी को लाने के 100 रुपए दिए जाते थे। भट्ट साहब ने अपने शोरूम के कोने में फर्श के नीचे एक छोटा सा तहखाना बनवा रखा था जहां वो कालीनों को प्लास्टिक में लपेट कर स्टोर किया करते थे। इस वक्त मकान में भट्ट साहब के पास कोई 2 लाख रुपए के करीब कर्जी नोट थे। एक पिस्तौल था, 100-150 गोलियां थीं। इन्होंने पिस्तौल और गोलियां तो शोरूम में एक जगह कलीनों के पीछे छुपा दी और करेंसी नोट थैले में डालकर तहखाने में रख दिए। शाम के वक्त हमारे आसपास वाले मकान में भी कोहराम मच गया। औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। ब्रेन गनों की फायरिंग सुनाई देने लगी। मुक्ति बाहिनी वाले गैर बंगालियों को गोलियों का निशाना बना रहे थे। भट्ट साहब घबरा कर बोले, हमें ऊपर वाली मंजिल में चले जाना चाहिए। मैंने कहा, हमारे पास पिस्तौल और गोलियां मौजूद हैं। हम मोर्चा बनाकर मुकाबला करेंगे। मेरे अंदर का कमांडो गहरी नींद से आंखें मलता हुआ बेदार हो गया था। भट्ट साहब ने मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक न किया। हमारी 100-150 गोलियां मुक्ति बाहिनी की ब्रेन गनों और असला के अंबारों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बाजार में जे बंगला के नारे गूंज रहे थे। भट्ट साहब ने कालीन के नीचे से भरा हुआ पिस्तौल और गोलियां निकाली। शोरूम के दरवाजे के आगे एक भारी मेज रखी और ऊपर वाली मंजिल में आकर खिड़की का पट थोड़ा सा खोलकर नीचे देखा। फौजी वर्दी और शिकारी टोपियों वाले मुक्ति बाहिनी के आदमी हमारे चौथे मकान वाले बहारी वकील साहब को घसीटते हुए सड़क पर ला रहे थे। वकील साहब नीम जान हो रहे थे और किसी किस्म की मुजाहमत नहीं कर रहे थे। इन्हें सड़क पर डालकर एक मुक्ति बाहिनी वाले ने ब्रेन गन का ब्रस्ट मारकर वकील साहब को मौत की नींद सुला दिया। भट्ट साहब ये मंजर बर्दाश्त ना कर सके और पीछे हट गए। मैंने देखा कि मुक्ति बाहिनी वाले वकील साहब और इनके साथ वाले मकान में से नौजवान लड़कियों को घसीट घसीट कर ट्रक में डाल रहे थे। इनकी चीखों पुकार से आसमान लर्ज रहा था, मगर कुदरत के कवानीन खामोश थे। भट्ट साहब ने मुझे पीछे खींच लिया। दहशत से इनकी सांस फूली हुई थी। खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो। ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पीछे भाग चलते हैं। किसी हद तक मेरे हवास भी परागंदा हो रहे थे। चारों तरफ गैर बंगालियों का कत्ले आम हो रहा था। मुक्ति बाहिनी वाले किसी को माफ नहीं कर रहे थे। मोहम्मदपुर पर इनका मुकम्मल कब्जा था और वो गैर बंगालियों के खून से होली खेल रहे थे। भट्ट साहब तेजी से सीढ़ियां उतर गए। मैं भी इनके पीछे लपका। निचली मंजिल में शोरूम के पीछे एक छोटा सा सहन था। साथ वाला मकान एक बहारी का था। वो लोग 10-15 रोज पहले भागकर मीरपुर की बहारी बस्ती में चले गए थे। मकान खाली था। भट्ट साहब बोले, हम इस मकान में जाकर छुप जाते हैं। मौत सामने खड़ी हो तो अकल साथ छोड़ जाती है। कम से कम हम गुनाहगारों के साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, कोई आला मिशन सामने हो तो मौत का खौफ भी अकल पर गालब नहीं आता। लेकिन यहाँ तो इंसानों को जानवरों की तरह काटा जा रहा था। किसी को किसी की कुछ खबर ना थी। इस वक्त अगर किसी को दीवार में कोई सुराख नजर आता तो वह यही चाहता कि इसमें घुसकर किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ले।
भट्ट साहब पर भी यही हालत तारी थी। मैंने कहा कि मुक्ति बानी वाले इस मकान में भी आ जाएंगे। वो झुंझलाकर बोले, बकवास बंद करो। इन्होंने पहली बार मुझे इस तरह मुखातब किया था। दीवार फांदो। इस तरह से जहां तपाई पड़ी है, अचानक इन्हें अपने 2 लाख रुपयों का ख्याल आ गया। घबराई हुई आवाज में बोले, मैं रकम का थैला लेकर अभी आता हूं, तुम दूसरे मकान के सहन में जाकर कूद जाओ। भट्ट साहब दलान में से भागकर शोरूम में घुस गए और मैं दूसरे खाली मकान के आंगन में कूद गया। यहाँ घर का टूटा फूटा सामान और चिथड़े बिखरे हुए थे। मैं सीढ़ियां चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल में आया और बंद खिड़की का थोड़ा सा पट खोलकर भट्ट साहब के मकान के सहन में झांका। मकान में शोर बुलंद हुआ, फायरिंग की आवाजें आईं और यूं लगा जैसे शोरूम का दरवाजा तोड़ दिया गया हो। इसके साथ ही भट्ट साहब को देखा कि रकम का थैला हाथ में है और शोरूम के अकबी दरवाजे से सहन में भागे चले जा रहे हैं। अभी वो अपने मकान के सहन में कालीन धोने वाले पानी के हौज के करीब ही पहुंचे थे कि अकब से 2 मुक्ति बहानी वाले हाथों में ब्रेन गन्ने लिए नमूदार हुए और इन्होंने भट्ट साहब पर फायर खोल दिया। मैंने कई लोगों को गोलियों की जद में आते और बमों से दुश्मन के सिपाहियों के परखच्चे उड़ते भी देखे थे, लेकिन भट्ट साहब की मौत का मंजर मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। ब्रेन गन की गोलियां इनके कमर को 2 जगहों से अधेड़ती हुई निकल गईं। वो मुंह के बल गिरे और थैला हाथ से छूट गया। इनका सफेद कुर्ता और पजामा खून से सुर्ख हो गया। एक पल के लिए यूं महसूस हुआ जैसे भट्ट साहब ने सर उठाकर इस मकान की तरफ देखने की कोशिश की है जिसमें मैं छुपा हुआ था, मगर इनका सर जमीन से बमुश्किल 2 इंच ऊपर उठने के बाद फर्श के साथ लगकर बेजान हो गया। मुक्ति बहानी वालों के दूसरे साथी भी वहां आ गए। वो थैले में से नोट निकालकर बंगला जुबान में कुछ बोलते हुए आपस में बांटने लगे। मैंने आहिस्ता से खिड़की का पट बंद कर दिया। भट्ट साहब की मौत से मुझे गहरा सदमा हुआ था।